ये देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। आइए जानते हैं कि धातु किसे कहते हैं, मेटल क्या होता है। तो धातु के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो पहले ये जानेंगे कि धातु होती क्या है, धातु किसे कहते हैं। तो ये देखिए, वे तत्व, धातु में किसे कहते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं उन्हें ही हम धातु कहते हैं। अब अगर धातुओं के गुण की बात करें तो धातुएं जो है इनमें एक चमक पाई जाती है, धातुओं में चमक पाई जाती है। धातुएं कठोर होती हैं और इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है और यह विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। तो धातु के बारे में कि धातु किसे कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है उन्हें ही हम धातु कहते हैं। जिनमें चमक पाई जाती है, जिनमें कठोरता का गुण पाया जाता है, जिनमें तन्यता पाई जाती है, जिनमें आघात वर्धनीयता पाई जाती है तथा जो विद्युत की सुचालक होती हैं, वे सभी जो है धातुओं की श्रेणी में आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, Fe हो गया जिसे हम लोहा कहते हैं, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके बाद कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, Ag सोना हो गया, चांदी हो गया और Au सोना हो गया। ये सब जो है ये धातुएं हैं। तो धातुओं के बारे में हमने जाना, धातु किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे हम धातु आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान क्या है, यानी आवर्त सारणी में धातुओं की जो है जगह कहाँ पे है, धातुएं पाई कहाँ जाती हैं। ये देखिए, यह आवर्त सारणी में जो धातुएं होती हैं यह जो है बाईं ओर से और मध्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं, तो आवर्त सारणी के बाईं ओर और मध्य में धातुओं का स्थान होता है। इसमें जो समूह एक में क्षार धातुएं पाई जाती हैं, जैसे देखिए लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम, इन्हें हम क्षारीय धातुओं के नाम से जानते हैं, जो समूह एक में पाई जाती है। इसके बाद समूह दो में क्षारीय मृदा धातुएं पाई जाती हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सभी जो है क्षारीय मृदा धातुओं के श्रेणी में आती हैं। इसके बाद समूह 13 से लेकर 12 तक जो है संक्रमण धातुएं पाई जाती हैं। तो ये संक्रमण धातुएं कहाँ पाई जाती हैं, तो समूह 3 से लेके 12 तक, ना कि 13 से, 3 से लेके 12 तक संक्रमण धातुएं पाई जाती हैं। और बाएं से दाएं जाने पर ये धात्विक गुण जो है इनका क्या होता है, घटता है। यानी बाएं से दाएं जाने पर धातुओं का धात्विक गुण घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या हो जाता है, बढ़ता है। तो ये चीजें ये रही आवर्त सारणी में धातुओं के स्थान। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे। ये देखिए, धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। धातुओं का भौतिक गुण क्या होता है, तो पहला होता है कि धातुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं और इनमें एक धात्विक चमक पाई जाती है। कैसी चमक पाई जाती है, तो धात्विक चमक पाई जाती है। धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है। दूसरा है कि धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है, जैसे देखिए सोडियम और पोटेशियम, यही दो ऐसी धातुएं हैं जो अपवाद की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि इनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ये कैसी होती हैं, ये मुलायम होती हैं और बाकी सभी धातुएं जो है कठोर पाई जाती हैं। बस दो ही ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम होती है, जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चाकू से काटी जाने वाली धातुएं कौन सी हैं, तो सोडियम और पोटेशियम, ये जो है चाकू से इसको हम आसानी से काट सकते हैं। इसके बाद अगला इसका गुण है कि जो धातुएं होती हैं ये आघात वर्धनीय होती हैं, यानी इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता क्या होता है, तो जिनको पीट कर हम पतले चादर के रूप में बना सकते हैं,
उसको हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो जैसे आपका सोना हो गया, ये सोना जो है इसको पीट पीट कर बहुत पतला से पतला चादर के रूप में हम इसको बना सकते हैं। इसके बाद धातु का अगला गुण है तन्यता। ये तन्यता का मतलब क्या होता है? जिसको तान कर, जिसको खींच कर हम पतले से पतले तार के रूप में बना सकते हैं। तो धातुओं में तन्यता का यानी जो है खींचना का, खिंचाव का या तन्यता का गुण पाया जाता है। जैसे देखिए तार का बनना, जो हमारा विद्युतीय तार होते हैं ये जो है एक धातु होते हैं और यह इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। इसके बाद अगला गुण है कि धातुएं जो है विद्युत की ये सुचालक होती हैं। तो धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। और इसमें जो है एजी, जिसका नाम चांदी है, चांदी जो है सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कंडक्ट माना जाता है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है? तो चांदी होती है। इसके बाद आते हैं अगला गुण, जो धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं उष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। जैसे हम खाना बनाने वाले बर्तनों की बात करें तो वह एल्युमिनियम और तांबे के बने होते हैं, जो एक प्रकार की धातु है। और धातुएं देखिए तो उष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। इसके बाद इनमें ध्वन्यात्मकता का यानी जिनमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। ध्वनिकता का मतलब क्या होता है कि जिनको हम क्या करें, आघात पहुंचाएं तो उसमें से आवाज निकले। यानी धातुओं में जब धातुओं को हम आघात पहुंचाते हैं तो उसमें से आवाज सुनाई देती है। तो इसलिए धातुओं में ध्वनिकता का गुण भी पाया जाता है। अगला है कि धातुओं का जो गलनांक होता है और जो क्वथनांक होता है वह अत्यधिक क्या होता है? उच्च होता है। तो धातुओं का गलनांक धातुओं का जो गलनांक होता है उच्च होता है। और इसका जो है कि क्वथनांक की भी बात करें तो क्वथनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। और यहाँ पर जो है कि ये देखिए एक यथजी जिसे हम पारा कहते हैं, ये देखिए जी गैलियम और CS, ये जो ऐसी धातुएं कुछ हैं जिनका कम गलनांक होता है तो ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि आप पारा की बात करेंगे तो पारा जो होता है ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मात्र एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये रहे जो है कि धातुओं के गुण। धातुएं कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं। लेकिन अपवाद में ये देखिए सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातुएं हैं जो क्या होती हैं? तो ये मुलायम होती हैं, जिनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। और धातुओं का उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक होता है। लेकिन अपवाद में बात करें तो यह देखिए HG, पारा और गैलियम और CS, ये जो ऐसे हैं जिनका जो है गलनांक कम होता है। और यह कमरे के तापमान पर जो पारा होता है यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे। ये देखिए धातुओं की अभिक्रिया। धातुओं के भौतिक गुण के बाद हम पढ़ेंगे कि धातुओं की अभिक्रिया यानी धातुओं की अभिक्रियाशीलता। अभिक्रिया बाद में पढ़ेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्या है। तो यह देखिए ये जो धातुएं होती हैं इनको हम अभिक्रियाशीलता बढ़ते और घटते क्रम में सजाते हैं। यह देखिए यह अभिक्रियाशील श्रेणी है और ऊपर वाली अधिक अभिक्रियाशील है। जो ये धातुएं आपको दिख रही है पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। और इसके बाद होती है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक हो गया, फिर लोहा हो गया, फिर लेड हो गया, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा और सिल्वर। और इसके बाद आता है जो है कि गोल्ड, जिसे हम सोना कहते हैं। ये सबसे कम, अगर अक्रियाशील की बात करें तो सबसे कम होता है इसमें जो है कि क्या? सोना होता है। फिर रही धातुओं की अभिक्रियाशीलता। तो ये जैसे जैसे देखिए इधर ये घटते क्रम में सजाया गया है। और इधर से बात करें तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो पोटेशियम होती है। और सबसे कम जो क्रियाशील धातु होती है वो कौन सी होती है? तो वह सोना होती है।
और ऊपर से नीचे जाने पर इनकी अभिक्रियाशीलता क्या हो जाती है, घटने लगती है। जैसे जैसे हम ऊपर से, ये देखिए ऊपर से नीचे आएंगे, इनकी अभिक्रियाशीलता घटती चली जाएगी और सबसे कम गोल्ड की होती है, सोना की होती है। ये देखिए अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है आसानी से दूसरों पदार्थों के साथ, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो आसानी से जो है दूसरे पदार्थों के साथ अभिक्रिया कर लेती है। ये रही धातुओं की अभिक्रियाशीलता। अब आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ते हैं धातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया। यानी धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, तो धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे ये देखिए मैग्नीशियम हो गया ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एक धातु है और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो तेज सफेद प्रकाश के साथ क्या होता है, जलता है, जो तेज सफेद प्रकाश के साथ जलता हुआ प्रतीत होता है या जलता है। इसके बाद ये देखिए सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये बहुत अभिक्रियाशील धातु होती हैं, जिनको हम कहाँ रखते हैं, तो मिट्टी के तेल में, जिन्हें हम किरोसिन के तेल के नाम से भी जानते हैं। ये जो है पोटेशियम और सोडियम को किसमें रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत अभिक्रियाशील धातु हैं और धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। अभी हमने कहा धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। इनके प्रकृति की बात करें तो इनकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति की होती है। धातुएं की प्रकृति कैसी होती है, तो धातुओं की प्रकृति जो है जब ये धातु ऑक्साइड बनाती हैं तो उस समय ये क्षारीय प्रकृति की हो जाती हैं। तो ये रहा धातु और ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे। ये देखिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति। ये धातु ऑक्साइड की प्रकृति की बात करें तो ये देखिए अधिकांश जो है क्षारीय होती है। कैसी इसकी प्रकृति होती है, तो ये अधिकांशतः क्षारीय होती है। जैसे ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल से जब अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का। और जो ये होता है एक प्रकार का क्षारीय होता है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके यह क्षारीय क्षार बनाता है। क्या बनाता है, तो क्षारीय क्षार बनाता है। और इसमें कुछ उभयधर्मी जो होती हैं, जैसे देखिए Al2O3 ZnO जिंक ऑक्साइड, ये सब जो है उभयधर्मी धातुएं ऑक्साइड है और अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करती हैं। ये कैसे करती हैं कि अम्ल से भी क्रिया करती हैं और ये क्षार से भी क्रिया करती हैं। अब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो अम्ल से भी और क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं, उन्हें ही हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जो अम्ल से भी और जो क्षार से भी अभिक्रिया करे उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये रही धातु ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में। आगे चलते हैं और आगे पढ़ेंगे। ये देखिए धातु और जल की अभिक्रिया। यानी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, ये देखिए जो धातुएं होती हैं यह जल के साथ अभिक्रिया करके ये देखिए क्या बनाती है, यह बनाती है एक क्षारीय प्रकृति की या क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड। ये देखिए जैसे ये सोडियम, अब इसमें होता क्या है कि सोडियम जब जल से अभिक्रिया करेगा तो यह देखिए NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड एक क्षार का निर्माण होगा और इसके बाद इसके साथ साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है जो तीव्र ज्वाला के साथ जलता है। तो ये जो धातुएं होती हैं ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, तो ये ऑक्साइड हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, ये जो धातु हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनती है जो तीव्र या तीक्ष्ण ज्वाला के साथ तेजी से जलती है। इसके बाद ये देखिए जब कैल्शियम से जल की अभिक्रिया होती है, कैल्शियम एक धातु है और ये जब जल से अभिक्रिया होती है यह बनाता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है।
इसके बाद ये देखिए मैग्नीशियम, जब ये ठंडे जल से यह धीमी अभिक्रिया करता है और भाप से यह तेज अभिक्रिया करता है। कौन करता है? तो मैग्नीशियम। ये जो धातु है ये ठंडे जल से अगर इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो यह धीमी अभिक्रिया होगी, और इसी को भाप से अभिक्रिया जब कराई जाती है इसमें तेज अभिक्रिया होती है। यह देखिए लोहा है और ये जल है, जब ये अभिक्रिया करते हैं ये देखिए यह P3O4 का निर्माण होगा और इसके साथ साथ जो है जल का निर्माण, जो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और जो Cu होता है इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होती, यानी कॉपर में किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ये रहा धातु और जल की अभिक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे। ये देखिए धातु और अम्ल की अभिक्रिया, यानी धातुएं जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। ये देखिए धातुएं जो है अम्ल के साथ यानी तनु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगी ये लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। धातुएं जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? तो यह लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। जैसे देखिए जिंक हो गया, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसे तनु अम्ल कहते हैं, और ये जब अभिक्रिया करेगा तो यह जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो यह धातुएं जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन को ही विस्थापित करती हैं। क्या करती हैं? तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं हाइड्रोजन को ही विस्थापित करती हैं। इसके बाद कॉपर और ये जो Ag है, चांदी है, और सोना, यह जो है अभिक्रिया नहीं करती है, ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। कौन कौन? तो कॉपर हो गया, चांदी हो गया और सोना, ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और हाइड्रोजन गैस जो है यह जो निकलती है जब ये हाइड्रोजन गैस, ये पाप की आवाज करती है। किसकी आवाज करती है? तो पाप की आवाज के साथ ये तेजी से जलती है। तो ये रही जो है धातु और अम्ल की अभिक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे। ये देखिए आगे पढ़ते हैं। धातु और लवण विलयन की अभिक्रिया, यानी धातु और लवण विलयन की अभिक्रिया कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। ये देखिए अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील को क्या कर देती है? तो ये विस्थापित कर देती है, यानी अलग कर देती है, अपने से अलग कर देती है। कौन? अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील वाली धातु को अपने से विस्थापित कर देती है, अलग कर देती है। यह देखिए जैसे यह लोहा है और यह देखिए कॉपर सल्फेट है, जब ये अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे इसका विस्थापित हो जाएगा। ये देखिए यह PSO4 यहाँ पे बन जाएगा और इससे विस्थापित कौन हो जाएगा? कॉपर से विस्थापित हो जाएगा। तो यह होती है जो है कि अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कैसे करती है। ये देखिए लोहा है, यह अधिक अभिक्रियाशील होता है, यह कॉपर से अभिक्रिया क्या है? करता है, कॉपर से विस्थापित हो जाता है। ये लोहा अधिक अभिक्रियाशील होता है और ये कॉपर से विस्थापित हो जाता है। यह है विस्थापन अभिक्रिया। यह इसको हम जो है इसको में पढ़े थे, रासायनिक समीकरण में पढ़े थे। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग पढ़े थे। और यहाँ पर भी देख लिए धातु और लवण विलयन की अभिक्रिया से। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे। ये देखिए विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो वही अभी हमने जो जिसकी बात किया कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील को यौगिक से हटाती है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया धातु कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील को यौगिक से हटा दे तो उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये देखिए जिंक है, ये कॉपर सल्फेट, और इसको ये हटा के कॉपर से ये क्या बना दिया? ये देखिए ZnSO4 बना दिया। यहाँ पे विस्थापन हो गया। किसका विस्थापन हो गया? जो है कि कॉपर सल्फेट से SO4 का विस्थापन हो गया। यहाँ पे जिंक अधिक अभिक्रियाशील और कॉपर जो है क्या है? कम अभिक्रियाशील धातु है, जिसके वजह से यहाँ पे कॉपर से विस्थापित होकर यह जो है कहाँ पे पहुंच गया? तो जिंक के पास पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे। ये देखिए आगे पढ़ते हैं धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ये धातुएं जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करके
क्या बनाती हैं? तो यह जो है हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ साथ लवण का भी निर्माण होता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन गैस निकालती हैं धातुओं अम्लों के साथ अपक्रिया करके, और ये जलती तीली पास लाने पर पाप की आवाज यानी पाप की ध्वनि निकलती है। जब हम क्या करते हैं, कील के पास जलती हुई तीली लाते हैं, इसमें से पॉप की आवाज आती है, यह इसका लक्षण है। और रासायनिक समीकरण की बात करें तो देखिए धातु हो गया और अम्ल हो गया, जब ये अपक्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जैसे देखिए जिंक है, जिंक एक धातु है और यह HCl एक अम्ल है जो अपक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। और हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे बुलबुले भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तो यह बुलबुले भी निकलते हैं, बुलबुले भी निकलते हैं।